नमस्कार, शाम के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कौशिक। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में पिछले 24 घंटों में 3,490 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मामलों की कुल संख्या अब 27,934 है। पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या 44,520 है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 3,490 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मामलों की कुल संख्या अब 27,934 हो गई है और पूरी तरह से ठीक हो गए लोगों की संख्या 44,520 है। इसके बाद यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह यानी अवनीश अवस्थी ने कहा है, RT-PCR के माध्यम से प्रतिदिन 40,000 से 45,000 टेस्ट और ट्रूनेट से 2,500 से 3,000 टेस्ट प्रतिदिन का लक्ष्य रखा गया है। टेस्टिंग में उत्तर प्रदेश अब दूसरे स्थान पर आ गया है। जल्द ही औसत प्रतिदिन टेस्टिंग में हम देश में पहले स्थान पर होंगे। यूपी के कानपुर जिले के संजीत अपहरण हत्या मामला इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें, संजीत अपहरण हत्याकांड मामला में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कानपुर संजीत अपहरण हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पाया गया है कि संजीत के अपहरण के बाद जिस घर में कैद रखा गया था उसी घर में संजीत की हत्या भी कर दी गई थी। इस बड़े राज का पर्दा उस वक्त खुल गया जब संजीत की डेड बॉडी की तलाश में लगी पुलिस के बीच फॉरेंसिक एक्सपर्ट उस घर की जांच करने पहुंचे जहां हत्यारोपियों ने संजीत को रखे जाने का खुलासा किया था, जिसको खोलते ही जैसे अंदर प्रवेश किया गया तो घर के नज़ारे चौंकाने वाले थे, क्योंकि कमरों में जगह जगह खून के धब्बे मिले हैं, जिस सबूत से यह साफ कहा जा सकता है कि हत्यारोपियों के कबूलनामे के अनुसार संजीत की हत्या 26 और 27 जून को इसी घर में कर दी गई थी। लेकिन अब तक संजीत की डेड बॉडी को बरामद किया जा सकता है। आपको बता दें कि 22 जून की शाम को संजीत अपहरण कांड को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद 30 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी, पर संजीत का कोई अता पता नहीं था और अभी भी किसी प्रकार की डेड बॉडी भी नहीं मिली है। पुलिस ने संजीत हत्याकांड को लेकर एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें जेल भी भेज दिया है। ये सब फर्जी है, सब पुलिस का ड्रामा है, कुछ भी नहीं यहाँ है। यहाँ ये सामने खिड़की खुली है, यहाँ से बच्चा आवाज़ लगाएगा, मेन रोड चालू है, ऐसा कहीं को नहीं है। सब फर्जी ड्रामा है, सब फर्जी ड्रामा है। नहीं हमारे बच्चे की डेड बॉडी चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। पुलिस ने बताया है कि कई जगह खून भी दिखता है। और कहीं कुछ नहीं है, सब बनावटी है। हम इसको नहीं मान रहे। सब सफाई पहले करवा लिया गया, उसके बाद में ब्लड वो कर रहे हो, ये क्या मतलब है? हम इसको कतई नहीं मानते हैं। इसमें सब गुमराह किया जा रहा है। मकान मालिक भी आया और जिसने सफाई की थी वो भी आया। हम ये कुछ नहीं मानते हैं। हमें बच्चे की, अगर बच्चा मार दिया तो उसकी डेड बॉडी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? अधिकारियों से मांग करते हैं? अधिकारियों से भी मांग कर रहे, डेड बॉडी चाहिए बच्चे के। वो किया तो डेड बॉडी हमें चाहिए। और आप अंदर गए थे, कुछ सामान मिला या जो लोग रह रहे थे वो कुछ नहीं, कमरा साफ हो गया। उसके बाद में चिप्स रख दिए, 2 गिलास रख दिए और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें डाल दी। कोल्ड ड्रिंक बोतल डाल दी। ऊपर छत पे ये मिला, ये बोतल मिली छत पे बस। ये बोतल छत पे। ये कौन से प्रूफ है? ये कौन प्रूफ है? ये प्रूफ है ना। इसमें क्या फिंगरप्रिंट मिलेगा? पूरा खाना पूर्ति किया जा रहा, पूरा खाना पूर्ति किया जा रहा। अब बस कप्तान साहब ने कल आश्वासन दिया है, अब इसके ऊपर हम जो करेंगे वो हम देख लेंगे। अगर डेड बॉडी नहीं मिलती है तो आत्मदाह करेंगे, सब कुछ करेंगे, जो करना है वो करेंगे। तो पूरे घर को अंदर से अच्छी तरह वॉश किया गया। अरे मुँह ही नहीं दिख रहा है। तो सारी जगह धुली हुई हैं अच्छी तरह से। कोई भी विजिबल ब्लड के सैंपल नहीं मिले हैं। जो हमारे पास केमिकल होता है विशेष, उस केमिकल से टेस्ट किया है तो लगभग हर जगह ब्लड का सैंपल आया है। वो फर्श है, उसकी स्कॉटिंग है, दीवारों पर, नालियों पर, वॉश बेसिन पर, सब जगह ब्लड मिला है मुझको। सब जगह का मैंने फ़ोटोग्राफ कर लिया है और उस ब्लड का एक जगह सैंपल लेकर के उसका हमने टेस्ट किया है तो वही ह्यूमन ब्लड आया है, वो मानव का रक्त है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं पर एक जगह ब्लड गिरा होगा, उसको धोने के बाद वो कई जगह ब्लड फैल जाता है, इसलिए कई जगह ब्लड के सैंपल हमको मिल रहे हैं। इसके अलावा हमको अंदर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें मिली हैं, डिस्पोजल गिलास मिले हैं, चिप्स के पैकेट मिले हैं, तो वो सब, और सिगरेट के टुकड़े मिले हैं। ये सब हमने सील कर दिए हैं, उठा करके सील करके दे दिए हैं। ये दीवालों में भी खून के निशान मिले? कुछ जगह स्कॉटिंग के पास दीवारों पर खून के निशान है। साड़ी भी बरामद? एक साड़ी बरामद हुई है, उस पर भी ब्लड का निशान है, हालांकि साड़ी को धोया गया प्रतीत हुआ है। उत्तर भारत में पहली बार सामने आया कछुआ मांस की तस्करी का मामला। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 120 किलो कछुए का मांस हुआ बरामद।
उत्तर भारत में कछुआ मांस की तस्करी का पहला मामला सामने आया है। बाराबंकी जिले की लोनी कटरा पुलिस ने कछुआ मांस तस्करी का राजफाश किया है। यह मांस उत्तराखंड से ले जाया जा रहा था। कछुओं पर काम करने वाली संस्था TSA सहित तमाम लोगों से बातचीत में पता चला कि यह उत्तर भारत में अपने आप में यह पहला मामला है। ये कछुआ तस्करों की आपने रिकवरी करी, क्या कुछ उसे मिला है? कौन सी ब्रीड थी और ये गैंग जो था ये किस लेवल का काम करता था? क्या कुछ इसमें जानकारी मिली है? एक अभिसूचना के आधार पर हमारी टीम काम कर रही थी और हमें ये जानकारी थी कि कुछ कछुआ तस्कर हैं जो यहाँ से लाइव टर्टल्स स्मगल करते हैं। पूरे उत्तर भारत से कछुओं की तस्करी 3 कारणों से होती है। लाइव टर्टल की तस्करी मांस के लिए, इसके अलावा जो सॉफ्ट शेल टर्टल हैं उनकी कैलिपी सूप पीने के लिए, और पेट्स के रूप में हार्ड शेल टर्टल की तस्करी होती है। आज जब हम लोगों ने ये रिकवरी की इस आशा में कि ये लाइव टर्टल मिलेंगे, लेकिन एक बड़ा आश्चर्यजनक रिकवरी हुई जिसमें हमको टर्टल का मीट बरामद हुआ। करीब 1.25 क्विंटल मीट बरामद हुआ है। इसमें 5-6 लोग पकड़े गए हैं टेम्पो ड्राइवर सहित। ये एक संगठित गिरोह है जो कछुए के मांस या लाइव टर्टल्स को स्मगल करता है, बंगाल भी ले जाता है, और आज जो खेप जा रही थी उत्तरांचल जा रही थी। ये हमारे लिए भी बड़े आश्चर्य की बात थी कि अभी तक कभी भी टर्टल का मांस नहीं पकड़ा गया स्मगल करने के लिए भारत के अंदर। पूछताछ पर जानकारी हुई कि ये सॉफ्ट शेल टर्टल को पीसेस में काटते हैं, उसका मांस, उसको ड्राई आइस के साथ प्रिजर्व करते हैं, और उसके बाद जहाँ पर इस मांस को खाने की बहुतायत की जनसंख्या है वहाँ पर इसे स्मगल करते हैं। इस खेप के पकड़ने के बाद ये खुलासा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और वन विभाग तथा अन्य एजेंसीज के साथ किया गया है। उनके लिए भी ये नया अनुभव है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर एक अलर्ट जारी किया जा रहा है जिससे कि हमारी अन्य एजेंसीज भी सतर्क हो जाएं और इस प्रकार के अपराध पर अंकुश लग सके। सर, इससे पहले भी आपने रिकवर किया था, इससे पहले भी वर्कआउट किया है आपने, तो क्या कुछ बातचीत में पता चला क्या उस गिरोह से या उससे कुछ इन लोग का टचअप था, कोई लिंकअप था, या उससे ज़्यादा ये कुछ ज़्यादा एक्टिव या सक्रिय हाईटेक टाइप के कुछ लोग हैं लोग? STF में रहते हुए जो मेरी सबसे बड़ी रिकवरी थी वो जनवरी 2017 में अमेठी में थी, जहाँ पर 5 टन कछुआ मतलब लगभग 7,000 जीव बरामद किए गए थे। वो अभी तक की भारत की सबसे बड़ी रिकवरी है और वो अमेठी का गैंग था। और ये अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच में कुछ जनजातियाँ हैं जो इस अवैध धंधे में लगी हुई हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये माइग्रेटेड लोग हैं जो पिछले 15-20 सालों से इन जगहों पर रह रहे हैं और इस अवैध धंधे में संलिप्त हैं। इनके तार न केवल वेस्ट बंगाल बल्कि अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है। जो अन्य स्टेट से के बारे में जानकारी मिली है उनको संबंधित एजेंसीज को पास ऑन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कोऑर्डिनेट करती है भारतीय स्तर पर, उन्हें भी इस क्राइम और इससे मिली पूछताछ आख्या के आधार पर जानकारी मिली है वो साझा की जा रही है, जिससे कि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के जो गैंग काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। रायबरेली ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल व उद्योग व्यापार मंडल के संयुक्त पदाधिकारियों व अन्य व्यापारियों ने एक साथ मिलकर गुहार लगाई है। व्यापारियों ने एक साथ मिलकर कंटेनमेंट जोन घंटाघर चौराहे से कैंपसगंज को जाने वाली रोड, सब्जी मंडी होकर जाने वाले इलाकों को खुलवाने के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई। वहीं व्यापारियों की माने तो बकरीद व रक्षाबंधन के त्यौहार नज़दीक में हैं। अगर ऐसे में बाजार नहीं खोली जाएगी तो व्यापारी के साथ साथ उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी अपने घर वालों का पेट नहीं भर पाएंगे। अब ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि जो संवेदनशील इलाके हैं उन्हें थोड़ा रुक कर के खुलवाएं, लेकिन जो इलाके संवेदनशील नहीं हैं उन्हें फिर हर हाल में खोला जा सके। नाम परिचय बता दीजिए। मैं हरमंदर सिंह सलूजा, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि। आज आप सारे व्यापारी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, क्या है पूरा मामला बता दीजिए। व्यापारी कभी इस तरह के आंदोलन करना नहीं चाहता, लेकिन जब मजबूरी आ जाती है, भुखमरी के कगार पे हमारे व्यापारी खड़े हो जाएंगे तो हमें ये सब करने पे मजबूरी में बाधित होना पड़ता है। कल बचत भवन में जो बैठक हुई जिसमें प्रशासन द्वारा भी ये जानकारी दी गई कि संक्रमित क्षेत्र से 250 मीटर की दूरी का जो दायरा था उसको घटाकर गाइडलाइन के अनुसार 100 मीटर कर दिया गया है, और हमें आश्वासन दिया गया था कि आज उसको नपाई करके जो है मार्केट आज से खुलवा दी जाएगी। हमने उसमें निवेदन किया था कि चूंकि त्यौहार के 4 ही दिन बचे हैं
और रक्षाबंधन और बकरीद से संबंधित ज़्यादातर दुकानें इसी क्षेत्र में हैं। किराना मार्केट हो, चाहे रक्षाबंधन से रिलेटेड हमारी गारमेंट्स की दुकानें हो, चाहे राखी की दुकानें हो। 3 दिन बचे हैं व्यवसाय को, और कल से हमारी मांग पर कोई ध्यान आज तक नहीं दिया गया। अभी तक कोई यहाँ झांकने नहीं आया। अब 3 दिन बचे हैं। हमारी प्रशासन से मांग है कि शीघ्र इसकी नापजोख करा करके जो भी संक्रमित क्षेत्र चाहे सराफा बाजार, चाहे चिड़ियाखाना, उससे 100 मीटर की दूरी पर जो कल हमारी वार्ता हुई थी उसको अमली जामा पहनाया जाए और उसके बाहर आने वाली सभी दुकानों को शीघ्र खुलवाया जाए, ताकि कल से हम लोग 3 दिन का जो हमारा त्योहारों का व्यवसाय उसको हम कर सकें। अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो आप लोग क्या? अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो ये व्यापारियों के साथ साथ व्यापारियों के कर्मचारी भी धरने पे बैठेंगे, क्योंकि ये केवल व्यापारियों की समस्या नहीं है, हमारे कर्मचारियों की समस्या है। उनको भी त्योहार मनाना है, उनके भी बच्चे जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, एन त्योहार के मौके पर इस तरह से डिस्टर्ब किया गया। हम प्रशासन का सदैव सहयोग करते आए हैं, आगे भी करने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन हमारी मांगों को अनदेखी ना करे, क्योंकि ये त्योहार का मसला है। इसको आज ही तत्काल निर्णय लेके कल से दुकानें खुलने का हमें ये अवसर प्रदान किया जाए। मैं अमिताभ पांडे, जिला संयोजक, मंडल संयोजक, ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या है पूरी मामला बता दीजिए। मामला ये है कि हमारा ये जो कोविड महामारी की वजह से हम लोग व्यापार मंडल और सभी व्यापारी के लोग त्रस्त हैं। प्रशासन हम लोग की मांगों को देख नहीं रहा है। 2 दिन त्यौहार को बचे हैं और 2 केस चिड़ियाखाना में निकले थे जो नेगेटिव पाए गए। उसके बाद भी 200 और 250 मीटर 300 मीटर पूरा जो है बैरिकेडिंग करके कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। सारी दुकानें बंद हैं और व्यापारी जो है भूखमरी के कागार पे आ गए। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि जो नई गाइडलाइन आई है कि 100 मीटर तक कंटेनमेंट जोन रहेगा, उसको तत्काल प्रशासन उसको मांग करके ये बैरिकेडिंग हटाए, जिससे हमारे व्यापारी भाई अपना व्यापार कर सके। 2 दिन त्यौहार को बचे नहीं तो उसके बाद क्या स्थिति होगी आप जानते हैं। सारा व्यापारी भूखमरी कागार पे आ गया। हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरमिंदर सलूजा जी हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से एक बार फिर से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी के दौरान अवैध असलहा की फैक्ट्री के साथ 2 असलहा सप्लायर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को लगी बड़ी सफलता हाथ। पुलिस ने असलहा फैक्ट्री पर मारा छापा, जिसके दौरान असलहा फैक्ट्री में अवैध असलहों का जखीरा और भारी मात्रा में असलहा बनाने का सामान भी जब्त किया है। लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार द्वारा चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम के चलते जिले के ही कोतवाली सिंघाई के मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान क्षेत्र में ही अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां हथियार बनाने वाले 2 अभियुक्तों को रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर लिया। अवैध हथियार फैक्ट्री से पुलिस ने भारी मात्रा में असलहा और कारतूस भी बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के नाम हरवेल सिंह उर्फ पप्पू, अमरीक सिंह सिसया, मजरा, खरीगढ़, थाना सिंघई बताया जा रहा है। पकड़े गए अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी रहा है और इन अपराधियों को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया गया है। ये थाना सिंघाई जो है वहाँ पे 2 लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें एक है हरवेल सिंह और पप्पू और दूसरे हैं अमरीक सिंह और सिंदर सिंह। इनके पास से 12 बोर की 2 देसी बंदूक, 1 अदद तमंचा 315 बोर, 1 अर्धनिर्मित देसी बंदूक 12 बोर, 17 अदद जिंदा कारतूस, 15 खोखा कारतूस, 315 बोर के 4 कारतूस और अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं। दोनों अभियुक्त का एक पुराना आपराधिक इतिहास है। इनमें आपके जो हरवेल सिंह हैं, इनके ऊपर वन अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और पार्क अधिनियम के 4 मुकदमे हैं और दूसरे जो अमरीक सिंह हैं, इनके ऊपर शस्त्र अधिनियम। इस टीम को मेरी तरफ से 5,000 रुपये का पुरस्कार देंगे। हाँ।
हमारे आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे और भी खबरों के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल आवाज़ उत्तर प्रदेश को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी खबर आप तक पहुँचे।